तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि पहले हम आज शुंदर से बातचीत करेंगे। शुंदर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपने ही हमको एक गाइडेंस दी कि ये एक टॉपिक है जिस पर डिस्कशन किया जा सकता है, इसके लिए अगेन शुक्रिया। जरा बताइए कि ये जो बिल्डर्स हैं, ये किस तरह की स्कीम्स लेके आए हैं इस समय फाइनेंशियल फ्लोज को, कैश फ्लोज को बनाए रखने के लिए, और ये लोगों के लिए कितनी अच्छी है और ये बिल्डर्स के लिए कितनी अच्छी है? थैंक यू डिम्पी। बेसिकली देखिए हो क्या रहा है कि अफोर्डेबिलिटी एक इशू है और हम कई बारी काफी शोज के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं। और लोगों को भी अब बड़ा घर चाहिए, 3 बेडरूम चाहिए, 4 बेडरूम चाहिए। और मोमेंटम बनाने के लिए एक बड़ी यूनिकनेस आ रही है। इंडिया थोड़ा ग्लोबल मार्केट से सीख रहा है। अब क्या हुआ है कि एक स्कीम आई है जहां पर पे लेटर एंड लिव सूनर करके वो स्कीम बोल रहे हैं। हमारे टॉप 7 सिटीज के अंदर है, जहां पर बिल्डर ऑफर कर रहा है पेमेंट प्लान, जहां पर जो कस्टमर है या होम बायर है वो छोटा अमाउंट देकर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद बाकी जो ईएमआई है वो चलती रहती है। उससे क्या होता है कि जो कस्टमर है, जो वो रेंट पे रह रहा था, उसका रेंट बच जाता है। और वो जो रेंट बच जाता है उसको वो मूव इन हो जाता है, डेवलपर का घर बिक जाता है, और एक साइजेबल अमाउंट डेवलपर ले लेता है, जिससे वो रिस्क खत्म हो जाता है, प्रोफाइलिंग हो जाती है। वो देख लेते हैं कि क्या प्रोफाइल है कस्टमर की, वो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, इतनी देर से काम कर रहा है, डबल इनकम है। सो ये एक बड़ा यूनिक ट्रेंड आया हुआ है। दूसरा, ऑब्वियसली बैंक्स भी साथ में डेवलपर्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इसके अंदर। लो इंटरेस्ट इनकम के अंदर वो ईएमआई हॉलीडेज दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं पहले 2 साल हम सिर्फ इंटरेस्ट लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लेंगे, और 2 साल के बाद से हम ईएमआई शुरू करेंगे, और जो वो प्रिंसिपल अमाउंट हमने नहीं लिया था उसको भी कैपिटलाइज कर लेंगे। बेसिकली ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं डिम्पी, ताकि अफोर्डेबिलिटी बढ़ाई जाए और कैश फ्लो मैनेजमेंट हो। इसके अंदर अफोर्डेबिलिटी कम है और कैश फ्लो मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा काम हो रहा है, जो डेवलपर और बैंक्स कर रहे हैं। अश्विंदर, एक दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं स्लो डाउन का सिग्नल तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम स्लो डाउन की तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए बिल्डर्स इस तरह की स्कीम लेके आ रहा है कि ठीक है जितना माल बिक जाए बिक जाए? ऐसा तो कहीं नहीं कुछ हो रहा ना? स्लो डाउन नहीं है, बट आपने ये हमेशा क्वेश्चन पूछा है कि प्राइसेस कब तक बढ़ती रहेंगी, इसका मतलब एंड कहाँ आएगा। अफोर्डेबिलिटी एक इशू है, लैंड प्राइसेस बहुत बहुत बढ़ गई हैं, और कहीं ना कहीं स्लो डाउन नहीं है, बट कैश फ्लो मैनेजमेंट का इशू है। और कस्टमर्स को एक मोमेंटम के लिए डेवलपर्स ने ये सोचा है कि मोमेंटम नहीं गिरना चाहिए, बिकॉज अगर मोमेंटम गिर जाता है तो ओवरऑल रियल एस्टेट इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। और ये चीजें जो स्पेशली हो रही हैं, ये 3-4 करोड़ की टिकट साइज उसके ऊपर ज्यादा हो रही हैं, जहां पर डेवलपर को कैश फ्लो के अंदर एक स्टेबिलिटी चाहिए, और कस्टमर को भी अपने कैश फ्लो के अंदर एक प्रोडिक्टेबिलिटी चाहिए। और ये चीजें वहां पर ज्यादा हो रही हैं जहां पर 3-4 करोड़ से ऊपर का टिकट साइज है। सो बेसिकली मैं बोलूंगा ये स्मार्ट कैश फ्लो मैनेजमेंट है, जहां पर न्यू प्लान्स डिजाइन कर रहा है डेवलपर होम लोन कंपनीज के साथ मिलकर भी कई जगह पर। अब जैसे दुबई के अंदर अगर आप देखें, तो वहां पर क्या होता है कि आप 20% पे करते हैं, और उसके बाद अगले 7 साल हर महीने डेवलपर आपसे 1% मांगता है। तो वो एक 20% हो गया, और बाकी 80 महीनों के अंदर डेवलपर 1-1% कस्टमर से लेता रहता है, और उसके अंदर एक कैश फ्लो मैनेजमेंट हो जाता है और अफोर्डेबिलिटी आ जाती है। और ये हाई टिकट साइज के अंदर होता है, और अब इंडिया के अंदर भी लग्जरी सेगमेंट के अंदर ये चीजें देखने को मिलेंगी, मुझे लगता है। अश्विंदर, एक क्वेश्चन और भी आपसे पता करना है, क्योंकि ये तो एक शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स है, क्योंकि आपको पता है कि आप जैसे खुद बता रहे हैं कि कैश क्रंच ना हो, कैश का फ्लोज बना रहे, सेल्स का फ्लोज बना रहे, डिमांड में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए इस तरह की स्कीम्स हैं। ये शॉर्ट टर्म है या फिर ये लॉन्ग टर्म भी रह सकती है? लोगों को आदत पड़ जाती है, अगर आप ये स्कीम एक बार लॉन्च करोगे बार बार वो वही मांगेंगे? स्लो डाउन के सिग्नल मैं नहीं कहूंगा दिख रहे हैं डिम्पी जी, बट अभी ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो एवरेज टिकट साइज है वो बढ़ती जा रही है। ये एक सिग्नल है कि प्राइस राइज जो अभी अपार्टमेंट्स की है वो अब किसी हद तक रुक जानी चाहिए, बिकॉज एक टिपिंग पॉइंट आ जाता है जहां पर प्राइस बढ़ जाती है और डिमांड स्लो हो जाती है। सो ये एक एक तरह से इशारा है टुवर्ड्स द फर्टिलिटी कि हमें बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट
प्राइस राइज नहीं कर सकते हैं। ये एक इशारा है कि लैंड प्राइसेस को भी कंट्रोल में आना चाहिए, क्योंकि बियॉन्ड दिस इन्फ्लेक्शन पॉइंट प्राइस बढ़ जाएगी और डिमांड गिर जाएगी। अभी भी टाइम है संभलने का, क्योंकि स्लो डाउन नहीं आया है। एंड यूजर भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, एनआरआईज इंडिया के अंदर खरीद रहे हैं। कैपिटल मार्केट्स के लिए रियल एस्टेट एक अच्छा हेज बन चुका है इस समय। ओवरऑल देखने को मिल रहा है कि लोगों ने रिटर्न्स अच्छे बनाए हैं, बट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट आई थिंक कैपिटल प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब आगे और नहीं बढ़नी चाहिए। ये उसकी तरफ इशारा है, स्लो डाउन की तरफ इशारा नहीं है। बट अगर ये बढ़ती गई तो फिर कुछ भी हो सकता है, जिसके ऊपर अभी बात करना थोड़ा हाइपोथेटिकल हो जाएगा। ठीक है अश्विंदर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये समय देने के लिए और पूरा का पूरा मैटर अच्छे से समझाने के लिए। आपसे बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको अपने रिपोर्टर्स के पास लिए चलूँगा, क्योंकि बजट आने वाला है। बजट से ठीक पहले उन्होंने काफ़ी सारे बिल्डर से बातचीत की है। ये मुंबई और मुंबई के आसपास के बिल्डर्स हैं जिनका पैन इंडिया भी काम काफ़ी है। वो एक बार आपको ज़रा बताना चाहते हैं कि बजट में इस बार क्या उम्मीदें रखें। इकॉनमी की रफ्तार अगर बढ़ानी है तो रियल एस्टेट को नहीं भूला जा सकता। आइए सीधा चलते हैं अनुराग के पास। अनुराग, रियल स्टेट और हाउसिंग सेक्टर का देश की इकोनॉमी में काफी बड़ा योगदान है। करीब 200 से ज्यादा जो सेक्टर्स है वो हाउसिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और आने वाले बजट के अंदर रियल स्टेट और हाउसिंग सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं, क्या डिमांड है, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है क्रेडाई एमसीएचआई के पदाधिकारी, जिसमें उनके जो कि मुंबई के प्रोमिनेंट डेवलपर्स भी हैं। तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के बजट में हाउसिंग सेक्टर और रियल स्टेट सेक्टर किस तरह की उम्मीदें रख रहा है। सर, आपसे मैं यही समझना चाहूंगा कि जो बजट है उसमें क्या निवेदन जो है आपने एफएम से किया है और आप चाहते हैं कि वो अगर ऐलान बजट के अंदर होते हैं तो पूरी आपकी इंडस्ट्री के लिए बेहतर रहेगा। हमारा खाली कहना ये है कि जीएसटी पे थोड़ा उनका ध्यान रखा जाए, क्योंकि हमारे को इनपुट क्रेडिट टैक्स नहीं मिलती है, क्योंकि अमुक चीज है 28%, अमुक चीज 18% है। तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए एक जीएसटी पे उनका ध्यान रहना चाहिए। और अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रधानमंत्री की एक आयोजना है उसको आगे बढ़ाने के लिए, कि जो डेफिनेशन है 60 स्क्वायर मीटर्स का, कि बॉम्बे में भी हो या मद्रास में हो, सब में 60 स्क्वायर मीटर शुड बी कंसिडर्ड अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग में जो डेफिनेशन को बदला जाए और प्राइस का भी कैप नहीं रखा है। सर, हमने देखा था कि होम लोन के अंदर जो अभी है 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन दिया जाता है, लेकिन ये ओल्ड टैक्स रिजीम में है और करीब करीब 70 से 75% जो आईटीआर फाइलर है वो न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो गए और वहां पर किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं है। तो ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है आपकी इंडस्ट्री को? हमारा हमेशा ये मानना है कि और हम हमेशा गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जो टैक्स रिडक्शन मिलता है ऑन इंटरेस्ट वो पूरा होना चाहिए और कैप नहीं होना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो एक हमेशा हमने हिस्टोरिकली देखा है, जब ये टैक्स डिडक्शन का मिल रहा था तभी होम सेल्स भी अच्छी हुई, होम लोन अच्छी हुई, ओवरऑल इंडस्ट्री और मार्केट अच्छा हुआ था। तो ये हिस्टोरिकली अगर आप एनकरेज करते हो कस्टमर को, होम लोन का डिडक्शन एक इंसेंटिव देते हो कि आपको टैक्स फ्री मिलेगा, उससे खाली एक इंडस्ट्री नहीं बट 270 अलग अलग इंडस्ट्री को भी मौका मिलता है ऊपर आने का। और ओवरऑल जो हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि हाउसिंग फॉर ऑल, क्योंकि एक कस्टमर को अगर होम लोन में टैक्स डिडक्शन मिलता है तो उनकी लिक्विडिटी सुधर जाती है और वो लिक्विडिटी से अपना डिसीजन घर लेने का जल्दी ले सकते हैं और उससे एक रिपल इफेक्ट बहुत अच्छी तरह होता है। और मेरा ये मानना है कि पैसा अगर आप इंसेंटिव जो दे रहे हैं वो कम नहीं होगा, बट अलग अलग इंडस्ट्रीज को जो आप बूस्ट करोगे उससे सिस्टम में पैसा ज्यादा आएगा। सर, आप कहना चाहते हैं कि नई टैक्स रिजीम के अंदर भी जो होम लोन के ब्याज पर पूरी छूट दी जानी चाहिए? यस, एब्सोल्युटली 100% देनी चाहिए। यस सर। सर, आपसे समझना चाहूंगा इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आपको लगता है अभी के वक्त जो है आपकी इंडस्ट्री को काफी ज्यादा जरूरत है, जिसका ऐलान बजट में होना चाहिए? सर, जैसे सर ने बताया, जीएसटी में सुधार, कंप्लीट ईएमआई का डिडक्शन हाउसिंग कस्टमर को ब्याज का मिलना चाहिए। और उसके अलावा सरकार ने 2001 से लेकर 8 तक एक सरकार की स्कीम थी ATIB करके, जिसमें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को टैक्स फ्री किया गया था, जिसकी सीमित साइज होती है और सीमित रेट होता है। इसी तरह की ये स्कीम वापस रीइंट्रोड्यूस की जाए सरकार की तरफ से तो काफी अपॉर्चुनिटीज है और काफी तरीके से हाउसिंग फॉर ऑल, जैसा प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है कि भाई हाउसिंग फॉर ऑल होना चाहिए, वो टारगेट में हम और तेजी से पहुंच पाए। और ये आने के बाद भी हमारे अलावा बाकी बहुत सारी इंडस्ट्री जिसको काफी फायदा होगा इस चीज के लिए। सर, आखिर में आपसे समझना चाहूंगा कि
अफोर्डेबल हाउसिंग को और पुश देना है तो उसमें सरकार की तरफ से और क्या कदम होने चाहिए, जिनका उल्लेख अगर बजट में किया जाता है तो ओवरऑल हाउसिंग इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा और अफोर्डेबल हाउसिंग को भी बूस्ट मिलेगा? देखिए, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें एक तो 60 स्क्वायर फुट का एक कैप है, 60 स्क्वायर मीटर्स का, और दूसरा कैप जो है वो अमाउंट का है 45 लाख, जो कि आज इतने सालों से बिल्कुल बढ़ा नहीं है। 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, लेकिन वो उसमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई, इन्फ्लेशनरी इंक्रीजमेंट भी नहीं हुआ है। हमारा जो मानना है कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग को आपको बढ़ावा देना है तो उसके लिए आपको जो ये 45 लाख वाला जो सिस्टम है उसको हटा देना चाहिए। 60 स्क्वायर मीटर्स ठीक है, 60 स्क्वायर मीटर्स तो कम से कम एरिया है जिसमें कोई 1 बेडरूम हॉल किचन में रह सकता है एक परिवार। तो वो अगर हम करते हैं तो जो आज बजट हमारे टोटल बजट में जो 6 to 7% हमारा जीडीपी हाउसिंग इंडस्ट्री का है, उसके बदले हुए वो अगले हो सकता है 2-3 साल में 10% तक चला जाए। सर, जैसा कि आपने बताया कि कई सारे सेक्टर जो है वो हाउसिंग रियल एस्टेट से जुड़े हुए, लेकिन जो प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है वो कहीं ना कहीं घर खरीदार के लिए एक बड़ा प्रेशर पॉइंट बनता जा रहा है, तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है सरकार के द्वारा? देखिए, जैसे फर्स्ट टाइम होम बायर्स अगर हैं तो उनको कोई मॉनेटरी बूस्ट अगर गवर्नमेंट देती है कि भाई आपका जो ईएमआई जो पहला जो बोलते हैं ना कस्टमर का जो बैंक को जो कस्टमर अपने तरफ से जो देता है, बैंक लोन जो तो लेता है वो तो अलग है, लेकिन कस्टमर का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें कुछ अगर गवर्नमेंट की तरफ से फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए अगर हो जाए तो भी एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी उसको आएगा। और दूसरी बात, जो आज उसको इतना ज्यादा कॉस्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि उसको कंटिन्यूसली जो ईएमआई के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भरते भरते उसके नाक में दम आता है। तो अगर बूस्ट देना है हाउसिंग इंडस्ट्री को तो उसका जो ईएमआई में जो इंटरेस्ट जा रहा है वो 100% अगर हमने छूट दे दिया तो बहुत अच्छा एक उसके लिए सहूलियत मिल जाएगा कस्टमर को, होम बायर को। तो जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी भागीदारी है जीडीपी के अंदर, 200 से ज्यादा जो सेक्टर्स है उससे जुड़े हुए हैं, तो इसी पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री का मानना है कि एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा को बदला जाए और इसके अलावा जो होम लोन में ब्याज का जो कंपोनेंट है उसकी पूरी छूट प्रदान किया जाए। ये जो बड़ी मांगे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की आने वाले बजट से जुड़ी हुई, और वित्त मंत्री से ये मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रुपेश के साथ अनुराग शाह, ईटी नाउ, स्वदेश के लिए। तो अनुराग ने सारी बातचीत करके आपके सामने एक ब्यौरा रख दिया कि आखिरकार इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं, लेकिन एक वक्त छोटे से ब्रेक का होगा। जब ब्रेक के बाद मैं वापस आपके पास लौटूंगा तो आपको बताऊंगा कि 2025 कैसे जाने जा रहा है रियल एस्टेट के लिए। हमने 1-2 नहीं बल्कि 5-5 और बिल्डर से बातचीत करके एक पूरा व्यू पॉइंट आपके सामने रखने की वापस से कोशिश करेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हमने कई मेहमानों से बातचीत किया और इन सब से एक ही हमने सवाल पूछा था कि 2023-2024 बहुत ही बेहतर गया रियल एस्टेट के लिए, जिसने जहां पैसा डाला वहीं से पैसा बना, लेकिन 2025 कैसा जाएगा? उथल पुथल ज़्यादा होगी, 2024 से बेहतर होगा, 2024 से खराब होगा? आइए आप ही सुन लीजिए कि 2025 का साल कैसे जा रहा है। रियल एस्टेट जो होता है, रियल एस्टेट इज ऑलवेज ए इंजन ऑफ ग्रोथ ड्राइवर होता है। और इंडियन जो स्टोरी है ये एक फार्स स्टोरी नहीं है, ये एक रियलिटी की स्टोरी है जो बिल्टअप है। इंडिया में जो पॉपुलेशन है और जो एक्चुअल डिमांड है हाउसिंग का, वो एक आप कहें कि एक स्पेकुलेशन ड्रिवन है, नहीं, ये एक्चुअल डिमांड है। और इसलिए जो स्पेकुलेशन का थोड़ा इन्वेस्टमेंट का एंगल बीच बीच में कभी थोड़ा बहुत आता भी है और जो लोग करते भी हैं, तो इसलिए ये देखा गया है कि रियल एस्टेट में जब भी आज पैसा लगाया जाता है इस देश में, जितने भी अगर आप ये बोले कि पिछले 40 साल में लोगों ने जो वेल्थ क्रिएशन किया है वो लार्जली रियल एस्टेट से किया है। और अब जो है चीजें जो इस टाइम जो चल रहा है इंडियन इकोनॉमी का पोजीशन, और जिस तरीके से हमारे कंट्री में रियल डिमांड जो है वो पैदा हो रही है,
उसके अकॉर्डिंगली रियल एस्टेट अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स जो है उसमें डिमांड आएगी। Hyderabad 23-24 was very good. 24 में थोड़ा I mean there are a lot of events happened like market was I mean excellent for many years in Hyderabad. Later government change, 2 elections, government change, policies. So little there was an impact on this thing, but some policy changes also made some impact in Hyderabad. I'm talking about specific Hyderabad. But 2025 is going to be great because now the whatever the lull has happened, the period has gone. The government is very clear. They are coming out with a lot of development activities. There's a regional ring road of 360-kilometer regional ring road is planned. Then the Mosi development front, like that various. I mean, the future city is going to be built in Hyderabad. So a lot of activities being happening. So definitely 2025 Hyderabad is going to have a great market. That much I can tell you. So when you talk about the other places, Bangalore really doing well. So Pune is doing well, NCR is doing well, Mumbai is doing well. So hopefully this is going to be continued definitely for 2025 also. 2025 में रियल स्टेट का ग्रोथ कंटिन्यू रहना चाहिए। क्लासिकल जो भी एसेट क्लास हैं वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, कमर्शियल डेवलपमेंट्स हो जाए या रेजिडेंशियल हो जाए। इसके अलावा कई और एसेट क्लास निकल के आएंगे जो काफी फास्ट पेस पे ग्रो करेंगे, जैसे वेयर हाउसिंग हो जाए, को लिविंग हो जाए, hospital, senior living, data centers, etc. So, and with all the GCC movement that is happening in favor of India, उसमें आप इंडिया का रियल स्टेट ओवरऑल काफी ग्रो करता दिख रहा है। एंड को लिविंग की बात करें तो 2024 बहुत ज्यादा फास्ट पेस नहीं था। सारी कंपनीज इंक्लूडिंग अस वर मोस्टली फोकसिंग कि हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़े, सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़े और एक अच्छा मॉडल निकाल के ले आए हमारे देश के लिए। एंड और वो सारा काम हुआ है। एंड 2025 में अभी हम लोग सेटल तैयार है टू गो डीपर इनटू ऑल दी अर्बन मार्केट्स जो है ना इंडिया में, जैसे और जितने भी मेट्रो सिटीज हैं। तो अभी हम लोग चार शहर में प्रेजेंट हैं। इसको हम लोग देख रहे हैं कि अगले साल 2025 में पुणे और कोयम्बटूर जैसे मार्केट में भी एंटर करें। अभी हम लोग गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई में हैं डोमिनेंट। जिस तरीके से जो ग्रोथ रेट जो आफ्टर कोविड रहा है इन द लास्ट 2 years, वो अराउंड मोर देन मतलब 30% का ग्रोथ रेट था ईयर ऑन ईयर। तो मुझे लगता है कि अभी ग्रोथ रेट इतना फास्ट नहीं रहेगा, लेकिन एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी ग्रोथ रेट के अंदर। प्राइसेस में स्टेबिलिटी बनी रहेगी 2025 के अंदर। और क्योंकि जो मार्केट में अभी जो सप्लाई आई है अभी उसको पूरा बनाना बहुत जरूरी है। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा अभी जो प्रोजेक्ट्स के लॉन्चेस थोड़े रुकेंगे, क्योंकि जो मार्केट में जो फंड्स इन्वेस्टमेंट था वो काफी ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, इन्वेस्टर्स का फंड ऑलरेडी लग चुका है। तो मुझे लगता है कि इसमें 8% से लेकर 10% के बीच का ग्रोथ रेट मुझे लगता है जो कि साल के अंदर बना रहेगा। और ये कंसिस्टेंसी की इसमें कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। मतलब मुझे लगता है कि 2 से 2.5 साल तक एक स्टेबिलिटी इसके अंदर मार्केट के अंदर बनी रहेगी। तो अगर आज कोई सोचता है, कोई एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट चाहता है, तो उसके लिए एक तरह से एक राइट ईयर है ये इन्वेस्ट करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा व्यू पॉइंट आपके सामने आ गया होगा। आपको ये भी पता है कि बजट से क्या उम्मीदें हैं। अब आपको ये भी पता लग गया कि 2025 का साल कैसे जा रहा है। और साथ ही यशविंदर ने भी आपको ये बात बता दी कि जो स्कीम्स आ रही हैं वो कितना बेनिफिशियरी है आपके लिए, वो कितनी विन विन सिचुएशन है दोनों बिल्डर्स के लिए भी, आपके लिए भी और फाइनली इकोनॉमी और सरकार के लिए भी। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। अगले कार्यक्रम के साथ हम अगले हफ्ते वापस आपके साथ हाजिर होंगे, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ बढ़िया इंफॉर्मेशन के साथ जो रियल एस्टेट की, जो आपके काम की है। फिलहाल इस कार्यक्रम को देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।